हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस या मेजरिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के को नापने के लिए क्या क्या वैल्यू होते हैं और लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देखा गया इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ना? एक सोर्स ऑफ पावर इलेक्ट्रिक का, एक पावर इलेक्ट्रिक का ये होता है, सोर्स होता है ना? वो बैटरी भी हो सकता है या तो एसी सोर्स हो सकता है। लोड रहता है उसके साथ, है ना? स्विचेस रहते हैं और अदर एलिमेंट रहते हैं जो कनेक्टेड रहते हैं किसी और एक फॉर्म क्लोज सर्किट बनाते हैं, है ना? जैसे कि यहाँ पे फिर दिखाया गया है, वोल्ट मीटर ऐड किया हुआ है, रजिस्टर ऐड किया हुआ है, की है या स्विच है, ये एमीटर है, ये बैटरी है ना? ये पूरा एक क्लोज सर्किट बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका रजिस्टर, है ना? अलग अलग टाइप का रजिस्टर। ये रजिस्टर हो गया जो फिक्स है ना? वेरिएबल रजिस्टर जिसका वैल्यू अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेरी करता है। रियोस्टेट और रेजिस्टेंस बॉक्स, ये क्या रहता है? वायर का कंसिस्ट करता है, अलग अलग प्रकार के वायर का कंसिस्ट करता है जो अलग अलॉय के बने होते हैं, जैसे कि मैग्नेनिन और कॉन्स्टेंटाइन, इस चीज से बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है? इफ फिजिकल कंडीशन, अगर फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, कंडक्टर का एक अनचेंज मतलब उसे बिना चेंज किए रखा जाए, तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट मतलब जितना करंट उससे फ्लो हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड, दोनों सिरे के अंदर के में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा, वो उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मान लीजिए V इजकल टू क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है। और I बराबर होता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर के थ्रू कितना करंट बह रहा है उस पर कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा और V इजकल टू R I। R क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उस वैल्यू डिपेंड ऑन साइज नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब उसका वैल्यू डिपेंड करता है साइज पे, किस मटेरियल का बना हुआ है, किसका नेचर क्या है, और कंडक्टर का क्या टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? कुछ भी ऑब्जेक्ट जो हो, रेजिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट को जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को रेजिस्ट करता है, मतलब उसे सही से बहने नहीं देता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा तो वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा, है ना? आसानी से फ्लो नहीं होने देगा। वही कोई चीज का जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा उसके थ्रू करंट बहुत आसानी से फ्लो हो जाएगा। जैसे अब कंडक्टर हम मान ले, तो कंडक्टर क्या होता है? जो करंट को आसानी से फ्लो होने देता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो रेजिस्ट करने का पावर बहुत कम होता है। वहीं इंसुलेटर करेंगे तो वहां पे क्या होता है? करंट फ्लो का वो रेजिस्टेंस उसका बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता है। V इजकल टू आई आर था, है ना? तो R इजकल टू V बाई आई होगा। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट, मतलब R आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो चीज पे, है ना? और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ओम का साइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस टाइप से साइन में ये चीज रहता है, उसी में वो रिप्रेजेंट होता है। वो एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है ना? उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो उसका रेजिस्टेंस किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेजिस्टिविटी का, मतलब वो कितना विरोध कर सकता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, और उसके लेंथ के, है ना? उसका लेंथ कितना है और उसका रेजिस्टिविटी कितना है उसके प्रोपोर्शनल होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया से, है ना? तो किसी चीज का कोई एक ऑब्जेक्ट है ना? उसका अगर हमको रेजिस्टेंस चेक करना है, वो किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के और उसका रेजिस्टिविटी पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस, है ना? तो रेजिस्टेंस क्या बोले? रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है?
और उसका रेशियो बाय करंट, है ना। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। और रेजिस्टेंस का हम लोग जैसे भी बोले कि उसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम, है ना। और ओम का सिंबल आपका यहाँ पे हम पिछले बार भी हम लोग दिखाए जैसे कि इस टाइप से ये चीज होता है। नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, किस किस प्रकार के हैं, देखिए अलग अलग साइज के अलग अलग रेजिस्टेंस, जितना हमको उसका विरोध करंट फ्लो करने का रेजिस्ट करना है उसके अनुसार से, उसके साइज के अनुसार से अलग अलग रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज जो टर्मिनल के, ये चीज टर्मिनल के थ्रू जा रहा है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। इलेक्ट्रिक करंट जिसके थ्रू वो बह रहा है वो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये डिसाइड करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस का एलिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानते हैं। रेजिस्टेंस क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो गया, कोई भी चीज का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसका रेजिस्टिविटी कितना है ना, उसका रेजिस्टेंस कितना है वो चीज पे। प्रैक्टिकल रजिस्टर जो भी होता है वो वेरियस कंपाउंड और फिल्म का बना हुआ रहता है ना। ये जो रजिस्टर्स वायर हो गया, अलग अलग वायर हो गया वो चीज। प्राइमरी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रजिस्टर होता है उसका रेजिस्टेंस, उसका टॉलरेंस, उसका मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज और पावर रेटिंग, किस पावर पे वो काम कर रहा है, कितना मैक्सिमम उसका वोल्टेज जाएगा उस रेजिस्टेंस के थ्रू, उसका टॉलरेंस क्या है, उसका रेजिस्टेंस, ये सब पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर क्या हो गया, कोई भी ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को पास होने देता है। मतलब इन मेटालिक कंडक्टर जैसे जो नॉर्मल हम लोग का इस्तेमाल होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो कॉपर और एल्यूमिनियम होता है ना। और मेटालिक कंडक्टर उसमें क्या होता है कि एक मूवेबल चार्ज पार्टिकल है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना। पॉजिटिव चार्ज जो रहता है वो मोबाइल रहता है, एक फॉर्म का एटम से यहाँ से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर जाता है ना। और उसको बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट से कनेक्ट किया हुआ रहता है। इंसुलेटर क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है जो बहुत कम मोबाइल चार्जेस उसके पास होता है, जो करंट का इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने से रेजिस्ट करता है, और वो इंसुलेटर, इसलिए उसे इंसुलेटर कहा जाता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये सब चीज नहीं होता जो एक तौर पे कैरियर के काम। ऑल कंडक्टर जितना भी होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज कंटेन करता है ना। और इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ पे मूव करेगा, जैसे ही कहीं पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, है ना, कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, वहां पे भी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगा, है ना। फ्लो, अगर किसी चार्ज को हमको फ्लो कर रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिक करंट। और वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। उस करंट में उसमें कितना फ्लो कर रहा है और वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। प्रोवाइडेड, है ना, प्रोवाइडेड किए उसमें टेम्परेचर जो जा रहा है वो कांस्टेंट रहे और मटेरियल जो है उसका शेप एंड साइज एक समान रहे। नेक्स्ट हम लोग है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, है ना। फैक्टर जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला है लेंथ, है ना। अगर लेंथ, कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, ज्यादा लंबा दूरी तय करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा मतलब वो अब अगर लंबाई उसका बड़ा हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से, ज्यादा लंबा डिस्टेंस फ्लो होने से रेजिस्ट करेगा, है ना। लेंथ पे डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया का अगर चौड़ाई या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू पास थ्रू इट, मतलब इलेक्ट्रॉन को उसमें डिफिकल्टी होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाने की वजह से उसको पास करने के लिए, जिससे भी उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं क्या, रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। मतलब लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस और बढ़ेगा, और वही एरिया, अगर एरिया है तो उसका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। एरिया बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। तो इसमें हम लोग देखें, है ना, कि रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर लेंथ किसी चीज का, किसी कंडक्टर का बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा। वही क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर उसका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा, है ना। यहाँ पे देखें R इक्वल टू L/A, और यहाँ पे ये P, ये चीज हो गया, ये कांस्टेंट ऑफ
प्रोपोर्शनैलिटी होता है जो रेजिस्टिविटी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज। एक सीरीज में रजिस्टर को हम कैसे कंबाइन करते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। नंबर ऑफ रजिस्टर जो रहता है वो कनेक्टेड रहता है सीरीज में इफ एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के एंड टू एंड में जुड़ा हुआ रहेगा और सेम करंट उसके चारों उसके सभी इक्विपमेंट के थ्रू पास होगा और पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा अक्रॉस जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसके थ्रू अप्लाई रहेगा, है ना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वो सम किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जितना भी है उसको सबको जोड़ के भी उससे थोड़ा ज्यादा ही रहता है और ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को अगर जोड़ लेंगे उससे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा एक सीरीज हम ले लेते हैं, उस पर हमको कैसे ओम्स लॉ के थ्रू उसको सॉल्व करना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस सर्किट में क्या है, 3 रेजिस्टर है R1, R2, R3 जो कनेक्टेड है सीरीज में, है ना, बैटरी में, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, इक्वल के बराबर, किसके बराबर है, सम ऑफ अदर पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3, है ना। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जितना कॉम्बिनेशन है सीरीज का वो किसके बराबर है, इक्वल है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब V इक्वल टू V1, V2, V3। अब हम इस सर्किट में ओम्स लॉ लगाते हैं, तो V इक्वल टू I, R और सीरीज, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि I और R सीरीज, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ क्या होगा, V1 अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, I और R1, I तो सेम रहेगा, है ना, करंट सब सेम, ये सेम रहेगा, तो इसमें क्या होगा, सीरीज सर्किट है तो V2 हो जाएगा IR2, V3 हो जाएगा IR3। इसी तरह के लाइन बाय लाइन, जैसे सीरीज में अगर हम और ज्यादा ये चीज सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे तो उसके अनुसार से हो जाएगा। अब इक्वेशन 1, 2, 3 इसको इंप्लाई करेंगे तो IRS इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, है ना। अब I अगर इसमें ये चीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज इक्वल टू कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ 1, रेजिस्टेंस ऑफ 2, रेजिस्टेंस ऑफ 3। इस तरीके से होता है, मतलब एक सीरीज में अगर रेजिस्टेंस को हमको ऐड करना है तो वो कितना किसके बराबर होगा, तीनों रेजिस्टेंस के वैल्यू के बराबर। अब वही चीज हम देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल, अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होता है ना। इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ रजिस्टर मान लीजिए वो पैरेलल में कनेक्टेड है, वन एंड एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और अदर एंड से दूसरे पॉइंट तक में दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रजिस्टर, मतलब अलग हर एक रजिस्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा और वो इक्वल रहेगा, अप्लाई रहेगा किसके बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस का दोनों पॉइंट के बीच में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब अगर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को जोड़ें तो वो किसके बराबर होगा, सभी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को जोड़ेंगे तो उसके स्मॉलर होगा या किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से स्मॉलर होगा। नेक्स्ट है हमारा, अगर उसी को हम सर्किट में जोड़ के देखें और कैसे ये चीज करें, इसमें देखिए ये तीनों रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है ना, और वो एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। अब टोटल करंट जो जा रहा है वो किसके बराबर है, सम ऑफ सेपरेट करंट, अलग अलग करंट जिसमें जिसमें जा रहा है वो चीज करंट के बराबर। I कितना हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। ओम्स लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 बराबर V बाई R2 और I3 बराबर V बाई R3। अब तीनों इक्वेशन को एक जगह पे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, V बाई RP इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। इस तरीके से 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से ये चीज होगा। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, एसी करंट और डीसी करंट में क्या क्या फर्क होता है उस चीज के बारे में जानेंगे। अल्टरनेटिंग करंट उसमें क्या होता है उस चीज को हम, और डीसी करंट में क्या फर्क होता है उस चीज। अल्टरनेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पीरियोडिकली रिवर्स करता है, हमेशा डायरेक्शन अपना अपना चेंज करता है ना। इलेक्ट्रिक पावर, एसी पावर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी बिजनेस
से रिलेटेड या रेसिडेंस से रिलेटेड उसमें इस्तेमाल करते हैं, है ना। यूजुअल वेव फॉर्म जो एसी का पावर सर्किट होता है वो साइन वेव होता है। वही डीसी करंट क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज आपका एक डायरेक्शन में सिंपल ये हो रहा है, इसमें कोई भी डायरेक्शन बदलता नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या होता है, फ्लो करता है कांस्टेंट डायरेक्शन में विदाउट डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम द एसी करंट। मतलब एसी करंट से के तुलना में अगर हम उसको ये चीज करें तो ये अपना डायरेक्शन सिंपल एक डायरेक्शन में ही रहता है, और एसी करंट आपका डायरेक्शन हमेशा रिवर्स करते रहता है, जैसे कि एक साइन वेव की तरह। नेक्स्ट है हमारा लो रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन, हम कैसे करेंगे उसके बारे में। लो रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम से कम हो, है ना। उसको कैसे करेंगे, when these resistance are connected in circuit, कोई रेजिस्टेंस अगर सर्किट में कनेक्टेड है ना, उसको मेजरमेंट के लिए यूज किया जाए तो रेजिस्टेंस इफेक्ट जो रहता है वो मेजर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस होता है ना। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए लो रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विथ 4 टर्मिनल्स, 4 टर्मिनल्स के थ्रू वो रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे वोल्टमीटर है, ये एमीटर है। वोल्टमीटर आपका पैरेलल में कनेक्टेड है किसी भी ये चीज में, और एमीटर आपका सीरीज में कनेक्टेड है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्लासिफिकेशन। अगर नेचर ऑफ सप्लाई के अनुसार से अगर करेंगे तो एक डीसी रेजिस्टेंस होता है, एक एसी रेजिस्टेंस होता है। डीसी रेजिस्टेंस आप लोग देखें, ओम्स लॉ के थ्रू रेजिस्टेंस होता है कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जो रेजिस्टेंस का है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। वहीं एसी रेजिस्टेंस क्या होता है, वो स्किन इफेक्ट पे डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर रिड्यूस कर दिया जाए, है ना, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। वहीं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में डिपेंड करता है। कुछ कंडक्टर जो रहता है वो उसका इंप्लाई करता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा होता है अगर कंडक्टर अकेले हो या लंबा हो। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस का वैल्यू के अनुसार से एक होता है लो रेजिस्टेंस, एक होता है मीडियम रेजिस्टेंस, और एक होता है हाई रेजिस्टेंस। अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम से कम है ना, तो वो लो रेजिस्टेंस में कहलाएगा। वहीं अगर मीडियम रेजिस्टेंस 1 ओम से ज्यादा हो और 1 मेगा ओम से कम हो, उन दोनों के बीच में हो, तो वो मीडियम रेजिस्टेंस कहलाता है। और हाई रेजिस्टेंस अगर 1 मेगा ओम से ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो वो हाई रेजिस्टेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है लो रेजिस्टेंस किसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डीसी सीरीज का जनरेटर होता है ना, जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ जनरेटर या अर्थ वायर रेजिस्टेंस ये सब में इस्तेमाल होता है। मीडियम रेजिस्टेंस क्या होता है ना, या डीसी शंट जनरेटर या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें मीडियम रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया जाता है। और हाई रेजिस्टेंस किसमें इस्तेमाल किया जाता है, केबल इंसुलेशन में या इंसुलेटर डिस्क में या ट्रांसमिशन लाइन में। नेक्स्ट है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज, इसके बारे में हम लोग जानते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। एक्यूरेट रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है वो व्हीट स्टोन ब्रिज के थ्रू किया जाता है। एक गैल्वेनोमीटर रहता है, वो डिफ्लेक्ट किया, है ना, उसका मतलब है कि ब्रिज में आपका रेजिस्टेंस अनबैलेंस है। वहीं अगर बैलेंस कंडीशन में रहेगा तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो होगा। वहीं नल डिफ्लेक्शन अगर अकर करता है उसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द टर्मिनल इज बैलेंस कंडीशन, वो बैलेंस कंडीशन पे है ना। ये आपका गैल्वेनोमीटर है ना, अलग अलग रेजिस्टेंस है, ये चीज है। उसके अनुसार से अगर गैल्वेनोमीटर में कुछ भी डिफ्लेक्ट होता है तो मतलब उसका बैलेंस कंडीशन में वो नहीं है। वहीं अगर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है उसका मतलब है कि वो बैलेंस कंडीशन में है। नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ चार्ज मेथड। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड में क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस, जिसका हमको रेजिस्टेंस पता नहीं है, उसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर का और इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का, है ना। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये वोल्टमीटर है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, और कैपेसिटर के ये सब पैरेलल में ज्वाइंट है। तो कैपेसिटर क्या होता है, पहले कैपेसिटर को कुछ चार्ज लेता है, वो बैटरी से कुछ वोल्टेज चार्ज लेता है, उसके बाद वो अलाउ करता है रेजिस्टेंस को डिस्चार्ज करता है। मतलब ये करंट, ये कैपेसिटर है, ये वोल्टेज बैटरी से कुछ वोल्टेज लेगा, अपने आप को चार्ज करेगा, उसके बाद वो रेजिस्टेंस को डिस्चार्ज करना
स्टार्ट करता है। अगर हम वोल्टेज टर्मिनल को ऑब्जर्व करेंगे डिस्चार्ज के थ्रू, उसको हम इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कुछ दूसरा चीज और कुछ नया चीज सीखेंगे। आज के लिए थैंक यू।